कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1D। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी पूछा जाता है, तो इस प्रश्नावली से आने की बहुत सी संभावना है। तो आज हम आपके लिए ये प्रश्नावली सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धन पूर्णांक 6 + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो बेटा, धन पूर्णांक जब भी पूछेगा पहले आने वाला तो आपको -1 करना है। अगर आपसे पूछता कि बाद में आने वाला तो +1 करते। ये पूछा जा रहा है, यानी कि ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो -1 कर देंगे। यानी कि 6a प्लस के 5 है, उससे पहले आने वाला क्या हो जाएगा, 6a प्लस के 5 से पहले आने वाला -1 करेंगे, तो यानी कि 6a माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके। पूछ रहा है कि अपर में संख्या है, अपर में संख्या है वह कौन सी है। √25 है, 5 प्लस के √2 है, रूट में 81 है, 5/3 है। देखो, ये 25 है, ये 25 किसी का वर्ग है, किसका है, 5 का। 5 अगर 5 किसी का वर्ग है, रूट के बाहर निकल सकता है, तो क्या हो गई, परम संख्या हो गई। हमने बोला अभाज्य संख्या जितनी भी होती हैं, अगर वो रूट के अंदर है तो वो सारी की सारी क्या है, अपरमय संख्या। अपरमय संख्या में कोई भी संख्या जुड़ जाए, घट जाए, भाग हो जाए, तो फिर भी आपका क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरमय संख्या हो जाएगी। 81 यानी कि बाहर निकल के 9 बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, परमय संख्या हो जाएगी। 5/3 ये भी परमय संख्या, यानी कि अपरमय पूछा जा रहा है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि 5 प्लस के √2 क्या हो जाएगी, एक अपरमय संख्या हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 4√3 है, क्या है, पूर्णांक है, परमय है, अपरमय है, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ, ये √3 है, √3 ये अभाज्य संख्या है, यानी कि किसमें है, रूट के अंदर। ये अपरमय संख्या, कोई भी गुणा में हो, सारी की सारी क्या हो, अपरमय संख्या, सारी की सारी अपरमय संख्या। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि अपरमय संख्या क्यों बन गई, क्योंकि ये रूट के साथ में है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमय संख्या होगी, निम्नलिखित संख्याओं में से परमय संख्या होगी। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि परमय संख्या कौन सी होगी, √3/√5, √3/√5, दूसरा √5 प्लस के √7 ब्रैकेट में, दूसरी √5 माइनस के √7, तीसरा कह रहा √2 गुणा √7, चौथा कह रहा √12। अब आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर है क्या होगी, सारी की सारी अपरमय संख्या होंगी। तो √3 √5 अपरमय संख्या हो जाएंगे, √5 √7 अपरमय संख्या है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। ये देखो क्या बना, ये बना a प्लस के b, a प्लस के b और a माइनस के b, a प्लस के b, a माइनस b, यानी कि ये फार्मूला हो जाता है मेरा बेटा a² माइनस b² का। यानी आप देखेंगे कि √5 का अगर स्क्वायर करेंगे, √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है ये रूट के अंदर सारी की सारी संख्या कैंसिल हो सकती है, तो ये बन जाएगी एक परमय संख्या। क्या बन जाएगी, परमय संख्या। ये तो हो गई। ये भी क्या है, अपरमय संख्या, क्योंकि ये इस बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं 12 को निकाल सकते, तो एक ही संख्या है, वह √5 प्लस के √7 और √5 माइनस के √7, ये क्या हो गई, एक परमय संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में परमय संख्या है। आपको पूछा जा रहा है कि परमय संख्या कौन सी है इस वाले में। तो देखो, √7 है, ये तो दूर से पता चल रही है, क्या होगी, अपरमय संख्या हो गई। जो संख्या रिपीट हो रही है, बार बार रुक नहीं रही है, तो वो सारी की सारी अपरमय संख्या, ये भी अपरमय संख्या, पता चल गया। ये 2.737373 यानी रुक गई है, परमय संख्या बेटा। 0.9 नहीं, अपरमय संख्या, अपरमय संख्या। तो परमय पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 98 के अभाज्य गुणनखंड में, मान लो आपके पास है क्या, 98। ओके, अब 98 के यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 2 से काट सकते हैं आप, कितना बार कट जाएगा, 2 चौकू 8, 2 नेम 18, फिर कितने से काटेंगे, 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, यानी आपने काटा 2 और 7 कितनी बार आया, 2 बार, यानी 7 आया 2 बार। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा
कि इस क्वेश्चन में 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आपने देखा 2 गुणा 7 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। कह रहा 7वां 726 और 275 का मासापा होगा। बेटा इसमें पूछा जा रहा है मासा 726 और 275 का मासा क्या होगा मेरा बेटा। तो आपको ये देखना है कि क्या ये संख्या 726 16 से डिवाइड हो रही पूरी तरह। अगर ये तो इसको काट रही है, इसको भी काट रही है, तो ये इसका मासा हो जाएगा। क्या है 16, तो 16 से डिवाइड ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इससे नहीं हो सकता इसका मासा। 15 से कर सकता है, देखते हैं, चेक कर सकते हो, लेकिन ये 15 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। 726 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी संख्या नहीं होगी। ये ऑप्शन गलत हो गए दोनों। कह रहा है 17, क्या 17 इसके संख्या को काट सकता है। अब आपने ये देखा कि 17 एकम 17 आपने पढ़ दिया, लेकिन ये बचा यहां से 10। आपने क्या देखा कि 275 है, कितना 726 726 275 है, 726 726 और 275 है। ठीक है, इसका मासा पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। अब आप बताओ, अगर इसको आप क्या कह रहे हैं 17 से काटने के लिए कह रहे हैं, 17 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा। देखो 17 एकन 17, यहाँ बचेगा कितना, कितना बचेगा बताओ, 10 बचेगा। अगर 10 यहाँ से बचा, 5 ये 105, 17 का पहाड़ा 105 में कभी भी नहीं आता। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 105 नहीं आता, यानी ये 17 से नहीं कट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही। तो ये 17 का भी ये डिवाइड नहीं, मासा नहीं हो सकता। यानी कि क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 726 और 275 का मासापा होगा। बात समझ आ रही, यानी कि 726 और 275 का मासापा होगा। तो इसका मासापा हो जाएगा, एक ही संख्या बची 11। अब 11 आप देखेंगे ये दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। 726 को भी देखो, अगर 11 से काटेंगे तो 11 छंगा 66, 11 छंगा 66 बचा कितना 6, 6 उतार लिए 66 बन गया, फिर 11 छंगा 66 कट गई पूरी। ठीक है, अब 11 से इसको देखो काट, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 कट गया, यानी कि बचा यहाँ से 5, 27 से बचेगा 5, और 5 ये 55 हो गया, 11 पना 55, यानी कि इस वाली संख्या का जो मासापन निकलेगा वो 11 निकलेगा। ओके, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन स्क्वायर, संख्या कह रही एन स्क्वायर माइनस के 1 है, एन स्क्वायर माइनस के 1 है, 8 से विभाज्य होती है, तो यदि एन है 1, क्या होगी, क्या होगी, पूर्णांक होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, विषम संख्या है या सम संख्या। देखो पूर्णांक तो होता है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इंटीजर बटे में, कुछ भी। अब एक बताता हूँ, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड, ये विषम संख्या। अब आप ये देखो कि 8 से विभाज्य होती है कोई भी संख्या, एन स्क्वायर माइनस 1 अगर करते हैं तो वह एक संख्या क्या होगी एन। तो देखो प्राकृतिक संख्या अगर रखेंगे, प्राकृतिक, लेकिन क्या है प्राकृतिक संख्या में सम भी आती है विषम भी आती है। तो अगर इसमें संख्या में आप अगर विषम संख्या अगर रखेंगे, सम संख्या अगर रखेंगे 2 मान लो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, यानी 5 6 ले सकते हैं, 6 छंग 36 में से 1 कम करेंगे 35, 8 से नहीं कटेगा। 8 ले लिया, 8 2 64, 1 कम कर दिया, कितना बचा 63, 8 से नहीं कटेगा। यानी कि आपने 10 ले लिया, 9 से 99 बचा, 99 8 से। इसी तरह यानी कि सम संख्या से तो ये डिवाइड नहीं, मतलब सम संख्या तो कोई नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर विषम संख्या ले रहे हैं, विषम संख्या यानी कि अगर मान लो आपने यानी 9 ले लिया, ओके, और 9 का वर्ग करा, आपका कितना होगा 81, 81 में से आपने 1 घटाया तो बचा कितना 80, 80 को 8 से डिवाइड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 10 8 को 80। अब आपने देखा कि ये विषम संख्या अगर कोई ले सके हैं, ठीक है, तो आपकी क्या हो रही है, क्या हो रही है बताओ, उस संख्या का आपको 8 से डिवाइड हो जा रही है, तो वह संख्या क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। यदि 65 और नवा क्वेश्चन है, कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान होगा। m का मान आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, m का मान आपसे पूछा जा रहा है मेरा बेटा। तो m का मान निकालने के लिए पहले हम इसको आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है
क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है, क्या एचसीएफ है वो दे रखा है, वो किसके बराबर है? 65m माइनस के 117 के हैं, 117 के हैं। ठीक है, m का मान आपसे पूछा जा रहा है, किसका मान पूछ रहा है? m। अब आप 65 और 117 का जो माशाफा निकालेंगे, माशाफा निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? देखो ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, तो आपको देखा कोई पाड़ा ऐसा होगा जो दोनों को डिवाइड करता होगा, तो आपका देखा 13 नेमा 117, 13 पंजे 65 यानी कि 13। 13 आपने देखा दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा, तो माशाफा कितना हो गया? 13 हो गया। ये 13 है किसके बराबर? 65m, 65m माइनस 117 के बराबर के किसके? 13 के। ये माइनस के इधर आके कितने हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा? 13 प्लस में 117 बराबर 65m बराबर के हो जाएंगे 107, बस 20 और 30। अब आपके 65 दूनी 130, तो m का मान कितना हो जाएगा? 2। आपसे पूछा जा रहा है m का मान, आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, समझ आ चुका? 65 और 117 का माशापा अगर इसके रूप में लिया तो m का मान हो जाएगा 2। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, वह है, चाहे 13 है, 65 है, 875 है, यानी 1750 है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी होंगी, जो भी संख्या दे रखी होंगी, अगर शेषफल दे रखा, उन संख्याओं में से उस शेषफल को क्या करना है? माइनस करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी जो भी संख्या दे रखी होगी उस संख्या में से आपके शेषफल को क्या करना है? माइनस करना है। जब माइनस कर लेंगे फिर जो संख्या बन के आएगी उसका का निकालना है आपको? माशा निकालना है। पूछ रहा है बड़ी संख्या जब भी पूछेगा माशा निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना है। 70 है और 125 है, घटाना है कितना? 5, कि 70 है एक संख्या और 125 है। ठीक है, तो कह रहा था कि क्रमशः शेषफल घटाना है दोनों, 5 और 8। तो पहले में से 5 घटाना है, दूसरे में से 8 घटाना है। अब इस 70 में से जब 5 घटाएंगे तो बेटा आपको बचेगा कितना? 65। इसमें से आपने 8 घटाया तो आपका बचा कितना? 117। अब इन दोनों का जब आप निकालेंगे क्या? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। कह रहा था कि भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 65 और 117 का HCF जब भी निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? वही संख्या HCF होती है जो दोनों संख्याओं को क्या करती है? डिवाइड करती है मेरा बेटा। तो 65 और 117 को डिवाइड करने वाली संख्या है 13। 13 पंजे कितना होता है? 65। 13 नेमा 117। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? मैं आपको दिखाता हूँ। मासा कितना आएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर देखता हूँ कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर पहला ही रहेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ओके, समझ में आ चुका होगा उम्मीद करता हूं। तो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x स्क्वायर बाई स्क्वायर और b बराबर x बाई घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x घात 3 बाई की घात 2 और b बराबर x बाई घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? x और y क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि स्वयं कटने वाली संख्या है। तो पूछा जा रहा है कि HCF बताना है किसका? a और b का। a और b का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है मेरा बेटा। तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं, a बराबर है x घात 3 बाई घात 2। ठीक है, आपको निकाल के दिखा देता हूं मैं। कह रहा है सवाल कि a बराबर हमारे पास है x घात 3 बाई की घात 2
ओके। और b बराबर आपको दे रखा है x बाई की घात 3। आपसे पूछा जा रहा है HCF, क्या निकाला जा रहा है HCF। तो आपका हो जाएगा HCF का होता है जो संख्या कॉमन होती है, x की घात कितनी है 2, इसमें घात 3 है तो x की घात बाई की घात 2, और इसमें एक पावर, इसमें भी 3 पावर, यानी कि x घात मिलेगी 1, तो दोनों मिल जाएंगी x बाई घात 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर a की घात 3 b के रूप में व्यक्त किया जाए, तो जहां a और b अभाज्य संख्या हैं तो एलसीएम पी क्यू क्या है। तो पी क्यू एलसीएम पूछा जा रहा है, तो पी क्यू का एलसीएम निकाला जाएगा। पी क्यू में मतलब होता है जो कॉमन फैक्टर होता है वही संख्या लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता वही संख्या। तो बड़ी संख्या a की घात कितनी है 3 है, तो a की घात 3 इसमें ऑप्शन देखो कितना है, इस बार है। ठीक है, 2 में मिला, लेकिन b कितनी पावर 2 पावर है, तो b की पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कैसा है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक शून्यंतर परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यंतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, सदैव अपरमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, उन सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। यह हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 1 से 100 तक की कितनी भी संख्या बनती हैं वो सारी संख्याएं किसी न किसी संख्या को डिवाइड करेगी। तो क्या आपका 10 है, 10 आपका 1 से अगर डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता, तो ये संख्या नहीं होगी। आपने देखा कि 100 है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकता। आपने ये देखा ये कितने से 5 से डिवाइड नहीं होगा। आपकी पूछा जा रहा है कि 1 से 10 तक की जितनी भी संख्या बनेंगी वो सारी संख्याएं काटेंगी, ऐसी संख्या इन चारों में कौन सी है। तो बात बेटा 2520 है, जो आपकी 1 से 10 तक की जितनी भी संख्या होगी सारी 2520 को डिवाइड करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात उसके एलसीएम से है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या एचसीएफ का अनुपात उससे एलसीएम से होगा, तो वह 1:2 होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा।